स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो क्लास में। हम लोग लगातार कक्षा 10 के हिंदी की काव्य खंड को देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लोग आए हैं अपनी 5वीं कविता के साथ, जिसका नाम है भारत माता। भारत माता ग्राम वासिनी। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई यह कविता है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अब छायावाद क्या है या छायावाद के 4 स्तंभ क्या हैं, इसकी जानकारी आपको इसी कवि परिचय में मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है कि सिद्धांत पर, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है। मैं आइए सबसे पहले वो सारी बातें जो आपकी पुस्तक में लिखी गई हैं आपके कवि के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर बोलें, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं वो पुरुष हैं। नाम थोड़ा सा स्त्रैण जरूर है। स्त्रैण, स्त्रैण का अर्थ होता है स्त्रियोचित गुण रखने वाला। नाम में थोड़ा सा लगता है कि जैसे स्त्री का रहे, लेकिन ये पुरुष हैं। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। ये इनका बहुत प्रसिद्ध नाम है, सुमित्रानंदन पंत जी का। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। 1900 ईस्वी को। और बड़ा ही अफसोस है कि यह व्यक्ति की माता, यानी इस जैसे महान व्यक्तित्व की माता जिनका नाम सरस्वती था, नाम में ही देखिए माता सरस्वती विराजमान है। सरस्वती देवी की मृत्यु इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गई थी। बड़ा अफसोस हुआ था जानकर। हम लोग जैसे हिंदी साहित्य के थोड़े बहुत जानकारों को अच्छा नहीं लगता, कि किसी भी मनुष्य को अच्छा नहीं लगता कि किसी की माता का निधन इतना जल्दी हो जाए। जन्म के 6 घंटे के भीतर इन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। इनका जन्म उस समय के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तरांचल, या आप कह लीजिए उत्तराखंड के कौसानी नाम के प्रदेश में हुआ था। कौसानी नामक जगह पर। और कौसानी उत्तरांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहाड़ी क्षेत्र बहुत अधिक है। उन पहाड़ी क्षेत्रों में टी स्टेट होते हैं। टी स्टेट का मतलब होता है चाय के बागान। चाय के बागान में, अब चाय का बागान है तो वहां चाय पत्ती बनाने का काम चलता होगा, फैक्ट्रियां चलती होंगी, खरीद बिक्री होता होगा। ऐसे चाय के बागान में इनके पिताजी गंगादत्त पंत अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट का काम होता है खजांची वाला, यानी हिसाब किताब रखने वाला। ऐसे घर में जन्म लेने के बाद सुमित्रानंदन पंत जी की पढ़ाई लिखाई इनके अपने घर पर ही हुई। पहले प्रारंभिक शिक्षा तो कौसानी में हुई, बाद में ये आए उत्तर प्रदेश में, जो अभी का उत्तर प्रदेश है। और मरणोपरांत तक, यानी मरने तक, अपने अंतिम सांस तक ये इलाहाबाद में ही रहे। और इलाहाबाद में इन्होंने 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को अंतिम सांस ली। यानी ये 77 वर्ष की आयु में चल बसे सुमित्रानंदन पंत। फिर से एक बार बता दें, सुमित्रानंदन पंत जो नाम से थोड़े बहुत स्त्रैण लगते हैं, लेकिन पुरुष होते हुए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपको हिंदी साहित्य में 3 नाम मिलेंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी उन तीनों नाम की चर्चा करते हैं हम लोग। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता सरस्वती देवी थी, पिताजी गंगादत्त पंत थे। माता का निधन बहुत जल्दी हो गया था।
6 घंटे के भीतर ही कौसानी में इनका जन्म हुआ था। पिताजी वहीं कौसानी में टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। अच्छे खासे परिवार में जन्म होने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली और फिर आगे बढ़ा इनका कारवां जब ये आए मेन हिंदी साहित्य की नगरी इलाहाबाद में, जहां हरिवंश राय बच्चन जैसे महान कवि हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की कर्मस्थली वहीं रही है। अच्छे से इन्होंने वहाँ पर रचनाएं की। माय डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि शुरुआत में तो पंत जी ने प्रकृति से रिलेटेड कविताएं लिखी, प्रकृति से। यही कारण है कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बच्चों के मनोदशा को प्रकृति से जोड़ते हुए, प्रकृति की सुंदरता को, जिस प्रकार अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ नाम के एक कवि हुए जिन्होंने केवल और केवल प्रकृति की सुंदरता पर कविताएं लिखी, उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी ने भी प्रकृति की सुंदरता पर ही कविताएं लिखी थीं। धीरे धीरे इनकी कविताएं मानवता की ओर आगे बढ़ीं और फिर ये समाजवादी होती गईं। मानव को आगे बढ़ाते हुए ये समाजवादी हो गईं, यानी इनकी रचनाएं समय के साथ साथ इनकी रचनाओं का आधार बदलते गया, समाजवादी हुई। ये छायावाद के स्तंभ, जो 4 स्तंभ हैं, 4 टोटल 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। वाद क्या है? तो पहले सबसे पहले ये जानिए वाद क्या है। वाद तरीका है, कविता लिखने का तरीका है, और उस वाद को जन्म देने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। इसके बाद इसके दूसरे स्तंभ माने जाते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये हिंदी साहित्य में दूसरे ऐसे कवि हैं जिनका नाम स्त्रैण होते हुए, सिर्फ नाम स्त्रैण है, ये पुरुष है। तीसरे हैं पंत और चौथे हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत यानी आपके सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। इसकी चर्चा आपके किताब में है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। और मेरा ध्यान उन बच्चों पर भी है, ये कविता जो भारत माता ग्राम वासनी है, ये उन सिलेबस में भी है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदी, चाहे वो स्टेट हो या फिर आपका बीपीएससी लेवल का हो या फिर नेट हो, इन सब जगह पर भारत माता ग्राम वासनी कविता का एक विशेष महत्व है। छायावाद तरीका, वाद मतलब तरीका, अब छायावाद का मतलब हुआ छाया में बात करने का तरीका। छायावाद छाया में बात करने का तरीका, यानी हम बोल कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। कथन मेरा कुछ और है, अर्थ मेरा कुछ और है, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका तो आपके सबसे बचपन में ही आपको सिखाया गया है पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं, और इस तरह से कविता आगे बढ़ते चली जाती है। तो वहां जो कविता आप पढ़े पुष्प की अभिलाषा, ये कविता अगर आम तौर पर देखा जाए, कोई व्यक्ति इसे यह समझ में आता है कि एक फूल है, बाग में खिलने वाला फूल है, जो चाह रहा है कि ना हमको कहीं किसी के लिए माला बना दो, ना मुझे प्रभु के चरण में चढ़ाओ, ना मैं किसी को ललचाऊं, मैं एक तुच्छ सा जीव हूं, मुझे रास्ते पर फेंक दो। हाँ, बस मेरी इच्छा यह है कि उस रास्ते पर फेंकना जिस रास्ते पर मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले जवान जा रहे हों। यह इसका सामान्य अर्थ है, लेकिन गूढ़ अर्थ क्या कहता है? गूढ़ अर्थ कहता है जब एक अदने से फूल की तमन्ना यह हो सकती है
कि वह शहीदों के रास्ते में बिछ जाना चाहता है, तो आप और हम तो जीते जागते मनुष्य हैं। अंग्रेजों की दासता से मुक्त होइए, अंग्रेजों की दासता से लड़िए। आपके सामने खिलने वाला छोटा सा फूल यह इच्छा जाहिर करता है, आप तो फिर भी मनुष्य हैं, क्यों नहीं मातृभूमि के लिए शहीद होना चाहते। ये है गूढ़ अर्थ रखना, ये है अपने शब्दों के अर्थ से भाव अर्थ तक पहुंचना, यही छायावाद है मोटे मोटे तौर पर। वैसे जिन 4 महान लोगों ने छायावाद की स्थापना की है, उनकी रचनाएं पढ़ने पर आपको समझ में आता है, कभी कभी रचना के 3-4 अर्थ निकलने लगते हैं, उसमें से कौन सा मूल अर्थ है समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस वाद का, इस तरीके का नाम रखा गया छायावाद। माय डियर स्टूडेंट्स, सुमित्रा नंदन पंत जी केवल इसलिए महान नहीं हैं कि इन्होंने छायावाद में एक प्रमुख भूमिका निभाई, इनकी कृतियां महान हैं। आपको जानना चाहिए कि इनकी यह कृति जो आप पढ़ने वाले हैं, ये ग्राम्या नाम के इनके संकलन से लिया गया है। ग्राम्या नाम के संकलन से, भारत माता ग्रामवासिनी, ग्राम्या नाम के संकलन से लिया गया है। बहुत धीरे धीरे हम बोल रहे हैं ताकि आपको बार बार सुनने में अच्छा लगे, और फिर बोलते हैं हम तो आपके गुलाम हैं साहब। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके देख लीजिए ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जबान में थोड़ी सी उलझ कर रह जाती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे हो जाइए, दोबारा सुनिए, फिर एक बार सुनिए कि भारत माता शीर्षक कविता ग्राम्या नाम के काव्य संकलन से लिया गया है। और जानिए 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, 1968 ईस्वी में। चिदंबरा नाम की इनकी एक कृति है, चिदंबरा, और इस चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार की महत्ता है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इससे बड़ा सम्मान फिर नहीं मिल सकता है भारत में। फिर इसके बाद सीधा भारत से अगर आप बाहर निकलते हैं और आप बहुत बड़ा सबसे ऊंचा पुरस्कार लेना चाहते हैं तो फिर नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का आप नोबेल पुरस्कार जीतिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को। और यह भी जानिए कि यह पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पहले व्यक्ति हैं जिनको चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप समझ सकते हैं इनकी कृतियां कितनी सुंदर रही होंगी। आप समझिए कि ये व्यक्ति इतने सुंदर रहे होंगे कि इनके लिए पुरस्कार की, अलग से पुरस्कार की स्थापना करनी पड़ी कि भैया आप लीजिए, अब आपके लेवल में जो रचनाएं होंगी उन रचनाओं पर हम ये पुरस्कार देंगे, इससे ऊंचा पुरस्कार हम नहीं दे सकते। इनको पद्मश्री प्राप्त है। अभी तक जितनी कविताएं आपने पढ़ी, क्या किसी को पद्मश्री प्राप्त है? आंसर नहीं, अभी तक नहीं। अब एक ही कवि बचे हैं, वो तो खैर राष्ट्र कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, आपकी पाठ्य पुस्तक में। इनके लिए पद्मश्री पुरस्कार रखा गया। और जानिए इनके सम्मान में 2015 ईस्वी में इनके जन्म के 115 साल बाद स्टाम्प चलाया गया, भारतीय डाक विभाग द्वारा स्टाम्प चलाया गया। ठीक है, चले, हमारी उम्मीद से कवि परिचय आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। एक बार फिर
साधारण भाषा में फिर देखते हैं। 20 मई 1900 ईस्वी को एक व्यक्ति का जन्म हुआ कौसानी उत्तरांचल में, जिसे आज उत्तरांचल कहते हैं। उस समय उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, उत्तरांचल में। और इनकी मृत्यु हुई 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में। कहाँ? तो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। यानी समझिए यही बात कि इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में ही हुई। इन 77 वर्षों की आयु में पंत जी ने क्या क्या हासिल किया? पंत जी ने सबसे पहला तो खोया अपनी माता को, जिनका नाम सरस्वती देवी था, और जन्म के केवल 6 घंटे बाद ही इन्होंने इन्हें खो दिया था। पिता गंगादत्त पंत थे। हो सकता है नाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो आप अपनी किताब से देख भी लीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं। इस 77 वर्ष की आयु में इन्होंने सबसे पहले तो जब रचनाएं की तो प्रकृति प्रेम से संबंधित रचनाएं की, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार, देख के भी फोटो आपको लगता होगा कितना सुकुमार है ये। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इनकी ख्याति हुई। लेकिन समय आगे बढ़ा तो हम लोग इनकी रचनाओं में मानवता का भी देखते हैं, मानवता के यथार्थ का चित्रण भी देखते हैं, समाजवादी प्रवृत्ति भी देखते हैं और देशभक्ति भी देखते हैं। इसके बाद ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, ये ग्राम्या नाम के इनके काव्य संकलन से लिया गया है। इनको इनकी कृति चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं और इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कोई दिक्कत, तकलीफ? आगे बढ़े। आपकी इजाजत को देखते हुए आपने हमें इजाजत दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। इसको जो भी लाइव देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो फिर आगे देखिएगा। इनका जो है, देखिए यही सब आपके किताब में भी लिखा हुआ है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। प्रसाद और निराला, अब आप इनको जानते हैं, प्रसाद और निराला दोनों को जानते हैं आप। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनसे आपका परिचय अगले ही वर्ष कक्षा 11 में होगा, तोड़ती पत्थर के साथ। इनका परिचय, जयशंकर प्रसाद का परिचय, आपको उसके अगले कक्षा में यानी कक्षा 12 में, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र रहते हैं तो यहां आपको जयशंकर प्रसाद का परिचय मिलेगा। एक बहुत अच्छी कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, इस कविता का शीर्षक है, तो वहां आपको उनसे परिचय होगा। महादेवी वर्मा से आपका परिचय है ही। ये मानवतावादी कवि थे, बहुत बार हमने आपको बताया। इन्हें चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनकी रचनाएं, एक तो चिदंबरा आप जाने ही, चिदंबरा जाने ही, दूसरा ग्राम्या जाने ही, उच्छ्वास भी है, पल्लव भी है, वीणा भी है, युगपथ है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, युगवाणी है, युगांत है, गुंजन है, ग्रंथि है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा है, आलोचना भी लिखी है, कहानी भी लिखा, उपन्यास, मतलब हिंदी साहित्य का ऐसा कोई अंग नहीं जो इनसे अछूता रह गया, जिसमें इन्होंने रचनाएं नहीं की हो।
आलोचना के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आलोचना किसी भी रचना का विश्लेषण होता है। कभी भी आलोचना शब्द का नकारात्मक अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि किसी ने मेरी आलोचना की, इसका मतलब किसी ने मेरी बुराई की, ये नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी आलोचना अच्छी भी होती है। आपके चरित्र का विश्लेषण होना भी आलोचना कहलाता है। ठीक है, आइए माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भारत माता ग्रामवासिनी जो कविता है, यह कविता आपके सामने अब आ रही है और बड़ा ही आसान इसकी कविता है, बड़ी ही आसान कविता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं इसके अर्थ। सीधा साधारण सा अर्थ है, भारत माता ग्रामवासिनी, यानी हमारी जो भारत माता है यह ग्राम में निवास करती है, ग्राम में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ये एक छंद है, 6 लाइन है इसमें, 2 4 6, इसलिए इसे कहा गया छंद। ठीक है, 2 लाइन रहती तो दोहा, 4 लाइन रहती तो चौपाई, 6 लाइन है, 6 पंक्ति है तो छंद है। ठीक है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला, ये उस समय की कविता है जिस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, और उस राज को दिखाने के लिए, उस राज में भारत की दुर्दशा दिखाने के लिए इन्होंने ये लिखा कि भारत माता हमारी ग्रामों में निवास, गांवों में निवास कर रही है, इनका खेतों में फैला हुआ है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, यानी इनका आंचल गांव के खेतों में फैला हुआ है। यानी गांव के खेत जो आज वीरान दिख रहे हैं, धूल से भरे हुए दिख रहे हैं, जहां फसल नहीं हो रही है, वो हमारी भारत माता का आंचल है। हम इस दुख से जी रहे हैं, हम इस दुख में जी रहे हैं। गंगा यमुना में आंसू जल, और आप जो गंगा यमुना देख रहे हैं बहते हुए, इसमें जल नहीं है, ये हमारी भारत माता का आंसू है जो बह रहा है। भारत माता के आंसू हैं जो बह रहे हैं, मिट्टी की प्रतिमा। और यह दुर्दशा हो गई है हमारी भारत माता की कि वह मिट्टी की मूरत बन गई है, उदासीनी और उदास है। हे भारत के लोगों, जागो। अंग्रेजों के शासन ने हमारी अपनी माता को उदास कर दिया है, हमारी अपनी माता को मिट्टी की मूरत बना दी है। हमारी अपनी माता का आंचल धूल से भरा हुआ है, जिसे हरियाली से भरा होना चाहिए था। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तमशे विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। यहां भी 6 पंक्ति, यहां भी जो है 5 पंक्ति है। आगे देखते हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दीनता, चितवन, चितवन यानी चितवन, सुंदरता, मोहकता कुछ नहीं है। दैन्य, दीनता लगता है उनके अपलक नत चितवन, झुके हुए नयन में दीनता जड़ी हुई है, ऐसा लगता है। यानी हमारी माता की सुंदरता हमसे छीन रहा है कोई। अधरों में चिर नीरव रोदन, अधर, अधर मतलब होता है होठ, चीर मतलब बहुत दिन से। अधरों में चिर नीरव रोदन, होठ कांप रहे हैं बहुत दिनों से, ऐसा लगता है फफक के रो पड़ेंगे। इस तरह से रुदन में वह कांप रहे हैं। युग युग के तम से विष्णन मन, तम, तम मतलब अंधकार,
यह जो युग युग से अंधकार चला आ रहा है, राज अंग्रेजों का चला आ रहा है, जिसमें चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, से विषणन मन दुखी है, पीड़ित है, वह अपने घर में प्रवासिनी। ऐसा लगता है हमारी माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। प्रवासिनी का मतलब बाहर से लाकर बसाई गई, यानी बाहर से लाकर बसाया गया मनुष्य किसी घर में जिस प्रकार अपने आप को असहज महसूस करता है, उसी प्रकार हमारी भारत माता की दुर्दशा यह हो गई है कि वह अपने ही घर में असहज महसूस कर रही है, प्रवासिनी की तरह जी रही है। ये स्थिति है उस समय के भारत की। आगे चलते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 कोटि यानी 30 करोड़, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुदित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। इसकी 30 करोड़ संतानें नग्न शरीर के साथ जी रही हैं, इनके तन पर वस्त्र नहीं है, गरीबी का यह आलम है। अर्धक्षुदित हैं, यानी आधे भूख से तड़प रहे हैं। शोषित हैं, जिनका हमेशा से शोषण किया जा रहा है। निरस्त्र जन, कोई हथियार नहीं है इनके पास। भारत माता की 30 करोड़ संतानें मजबूर हैं, नग्न हैं, भूखे नंगे हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, आचरण करना नहीं आता, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, नतमस्तक और झुके हुए। 30 करोड़ संतानें भूखी नंगी अनपढ़ हैं और तरुतल निवासिनी। यही कारण है कि वृक्ष के नीचे रहने के लिए मजबूर है, वृक्ष के नीचे रहने के लिए मजबूर है, अपना घर नहीं है इनके पास। भारत माता की यह दुर्दशा है। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, क्या सुंदर शब्द है। स्वर्ण शस्य, फसल, शस्य का अर्थ होता है फसल। हमारे खेतों में फसलों के रूप में सोना उपजा करता था, ऐसे सोने वाली फसल पर पदतल लुंठित, अंग्रेजों ने अपने पैर से इसे रोंद डाला है। हमारे सोने की फसल को अंग्रेजों ने पैर से रौंद डाला है। नील की खेती करने पर बाध्य कर दिया है। ऐसे समय में यह कविता स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। सहिष्णु, सहिष्णु, सहिष्णु उसको कहते हैं जिसे सहने की अपार क्षमता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कब कब धरती ने उठकर आपसे बोला है बहुत भारी हो, जरा हवा में चलो? कब कब धरती ने आपको मना किया है, हमको काटो ने, उठाओ ने, यहां से उधर उधर ने फेंको, हमको लात ने मारो? कब कब, कब कब कहा है? आंसर कभी नहीं कहा है। और कब कब आपने अपने बिछावन से उतरते समय धरती को प्रणाम किया है? आंसर कभी नहीं किया है कि हे धरती माता, आप हमारा बोझ वहन करती हैं, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। कब कब आपने ये भावनाएं जाहिर की हैं? आंसर कभी नहीं। लेकिन फिर भी क्या धरती ने आपसे शिकायत की है कभी? आंसर नहीं। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं कि
स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, सोने सी फसल पर अंग्रेजों ने अपने पैर से उसे रौंद डाला है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, इस दृश्य को देखकर धरती जैसा सहन करने वाला मन भी कुंठित है, यानी धरती भी अंग्रेजों की दास्तां से कांप रही है, तुम क्यों नहीं जग रहे हो। ये छायावाद है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, रो रही है, कांपते अधर, रोते कांपते होठ, मौन है, स्मित है, चुप है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी, ऐसा लगता है भारत माता की शरदेंदु हासिनी। शरदेंदु हासिनी का अर्थ होता है ठंड के मौसम में खिले हुए चांद की खूबसूरती को हिंदी साहित्य में शरदेंदु हासिनी कहते हैं। कहते हैं कवि यहाँ कि ऐसा खिला हुआ चेहरा आज राहु ग्रसित है। राहु से ग्रसित यानी बेचारी रो रही है, कांप रही है, बोल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है। और जब बोल नहीं पा रही है तो कौन बोलेगा इसके बदले। हम जैसे कवि नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। आगे और कविता में चलते हैं। कहते हैं चिंतित चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। चिंतित भ्रिकुटी, भ्रिकुटी इस कपाड़ को कहते, चिंता में डूबा हुआ कपाड़ फसल को देखकर, क्षितिज तिमिरांकित, अंधेरे में क्षितिज भी चुप है। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, और जो नयन है भीगे हुए नयन, ऐसा लगता है इस प्रकार भीग रहे हैं कि इससे पूरा आकाश वाष्प से भर जाएगा। इतना क्रंदन हमारे समाज में फैला हुआ है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, जिसके आनंद की, जिसके आंचल की छाया चंद्रमा के समान थी, वो आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। ऐसी जिसने गीता जैसे ग्रंथ को जन्म दिया, वह भारत माता आज ज्ञान के क्षेत्र में मूर्ख बनी हुई है। अंग्रेजों ने यह दुर्दशा कर दी है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जनमन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। आज उस व्यक्ति का तप और संयम सफल है जिसने अहिंसा को अपने स्तन से लगाकर, अपने तन से लगाकर अमृत पान पिलाया है। हरती जनमन भय, जन के मन का भय यह अहिंसा हर रही है। भवतम भ्रम, भविष्य के अंधकार और भ्रम को हर रही है। जग जननी जीवन विकासनी, फिर भी यह जग जननी जीवन को विकसित करने वाली भारत माता में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहिंसा के दम पर हमें जीवित रखा है। यानी यहाँ फिर से एक बार इशारा महात्मा गांधी की ओर करते हुए हमारे कवि कहते हैं कि उन्होंने जो अभी अपने क्षेत्र में, आज़ादी के क्षेत्र में जो अहिंसा का कार्य किया है वह बहुत अच्छा है। और ऐसे लोगों की वजह से ही भारत माता इतना कष्ट सहते हुए भी आगे बढ़ रही है, जीवन प्रदायिनी है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करेंगे। महान कृति हैं ये, इनको पढ़ा पाना मेरे बस की बात नहीं है। पढ़ा दिए वो अलग चीज़ है। सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा देने के लिए पहले हमको अपने उम्र के 60वें पायदान को पार करना होगा, और जो बचे कुछ पायदान है 60 तक पहुंचने में, केवल इनकी कृतियों को ही पढ़ना होगा
तो ही हम इनको समझ सकेंगे, इनके अर्थों को अच्छे से समझा सकेंगे। इसलिए हम कभी दावा नहीं करेंगे कि हम ये कविता बहुत अच्छा पढ़ाए, कभी नहीं। जितना सा ज्ञान था आपको देने का प्रयास किए, कोशिश किए हैं, गलती नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।